सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। विद्यार्थियों, हमने पिछले 2 क्लासेस में जो पहला पाठ के बारे में हमने चर्चा किए थे सेवा के बारे में, जिसमें नरोत्तम सहाय कई सारे विषयों की चर्चा अपने बीवी से करते हुए नज़र आते हैं। आज हम उसी पाठ का कंटिन्यूएशन क्लास को हम देखेंगे। देखिए, जिसमें हमने चर्चा किए थे कई सारे पड़ोसियाँ नरोत्तम सहाय को मिलने के लिए अस्पताल आते हैं। वहाँ पर आकर उनकी किस तरह से देखभाल हो रही है, आखिर नरोत्तम सहाय की पत्नी की क्या स्थिति है, उसे देखने के बाद कहने लगे, अरे नरोत्तम सहाय जी, अगर आपको भी कुछ सहायता चाहिए तो हमें बता देना। तो ये कहकर उस फ़ोन नंबरों की डायरी में अपना नंबर देकर चले जाते हैं। देखिए, उसके बाद हमदर्दी के बोल सुनकर नरोत्तम जी को लगा कि वे वाकई बहुत थक गए हैं। उन्होंने महीनों से कोई मनपसंद चीज़ नहीं खाई हो। उन्होंने महीनों से कोई मनपसंद चीज़ ना खाने के कारण आज इतना एक हमदर्दी के बोल सुनते ही वे खुश हो जाते हैं। और फिर देखिए, अस्पताल की कैंटीन के खाने की तरफ उनकी देखने की भी इच्छा नहीं होती थी। देखिए, आके अच्छा एक खाने के लिए भी आज उनकी 1 महीने से नहीं हुई, क्योंकि चिंता तो बस अपनी पत्नी की हर समय रहती थी। बाद में उन्होंने बड़े संकोच से कहा, देखिए उन पड़ोसियों से कहने लगते हैं, कौन? नरोत्तम सहाय कहने लगा कि अगर हो सके तो थोड़ा मीठा दलिया बनाकर भिजवा देते। देखिए, जाते जाते उन पड़ोसियों से कहने लगे, कौन? नरोत्तम सहाय, जाते जाते एक काम कीजिए, मेरे लिए एक कुछ मीठा दलिया सा कुछ मुझे बनाकर भेज दीजिए। तो ये कहते ही पड़ोसी, ज़रूर जी, पड़ोसी ने कहा और विदा ली। अगले दिन सुबह पड़ोसी दफ्तर जाते हुए 2 मिनट के लिए अस्पताल आए। तो दूसरे दिन पड़ोसी जब अपने काम के लिए निकले तो उससे पहले नरोत्तम जी के देखने के लिए वहाँ पर अस्पताल आते हैं। लो जी सहाय साहब, इसमें दलिया का सब सामान है। वाइफ ने कहा है उसे तो दलिया बनाना आता ही नहीं, यहाँ कैंटीन में बनवा ले आप। देखिए, वो बस जो मीठा दलिया बनाकर लेकर नहीं आए, बस इतना कहा कि इससे बनने वाले सभी जो आइटम, जो सामान हैं उस दलिया बनाने के लिए सभी इसमें हैं। एक काम कीजिए, मेरे वाइफ को तो ये बनाना नहीं आता, तो आप इसे कैंटीन में देकर इससे बनवा कर आप आराम से खा सकते हैं। नरोत्तम जी हौके भक्के दलिया, चीनी और दूध के पैकेट देखते रह गए, लेकिन वे अभी खा नहीं पाए। पत्नी की चेतना जब जब लौटती वह बिस्सू बिस्सू पुकारती। बिस्सू यानी विस्सू, यानी कि विस्मय पूरा नाम उसके बेटे का था। अब बस विस्सू विस्सू एक आधा ही नाम उससे प्यार से शायद ये पुकारती थी, उसे पुकारने लगी। नरोत्तम जी ने एक परिचित से बेटे को फिर फ़ोन करवा दिया। कोई परिचित आया तो बेटे का नंबर देकर जल्दी से बेटे को ये बताइए कि माँ थोड़ी थोड़ी होश में आकर उसी का नाम ले रही है। 4 दिन तक वे तनाव में रहे। क्या हुआ? विस्मय क्यों नहीं आया? कहीं वो खुद तो बीमार नहीं है? देखिए, एक पिता की दृष्टि में वे अपने बेटे के बारे में ऐसे सोच रहे हैं, अरे 4 दिन हो गए, मैं तो फ़ोन भी किया, ये इंटीमेशन भी दिया, पत्र भी लिखा, लेकिन वो अब तक क्यों नहीं आया? आखिर वो तो ठीक है, आखिर उसे क्या हुआ होगा? कहीं वो बीमार तो नहीं पड़ा होगा? देखिए, एक माँ और पिताजी के जो मन की भावनाएं कैसे होते हैं। और देखिए आगे, उसने कोई खबर क्यों नहीं भेजी? 5वें दिन सुबह 9 बजे विस्मय की नीली मारुति वार्ड के सामने आकर रुकी। देखिए, आखिर 5वें दिन में उनका बेटा विस्मय एक नीली रंग की मारुति कार में वार्ड के सामने आकर रुकती है। उसका बेटा
बहू दोनों पोते कमरे में दाखिल हुए। तो अभी आए कौन, बेटा बहू और उनके 2 बेटे थे, वो भी वहाँ पर आते हैं पोते। पीछे पीछे फलों के थैले लिए हुए ड्राइवर भी आया, मतलब फ्रूट्स लेकर ड्राइवर भी उनके पीछे पीछे आया। इन सब के बाद नन्हा पालतू कुत्ता जो उनके घर में था, तो उसका नाम था नाटी, उस कुत्ते को भी लेकर वहाँ पर वे आते हैं, वो भी पहुँचा। माँ, मैं तो जापान गया हुआ था कॉन्फ्रेंस में। देखिए आते ही अब बेटा कहने लगे, अरे पिताजी 4 दिन पहले ही मुझे पत्र तो मिला, फ़ोन भी आया, लेकिन मैं समय पर नहीं आ पाया, मुझे माफ़ कर दो। क्योंकि उसका कारण ये है कि मैं जापान गया हुआ था कुछ कॉन्फ्रेंस के लिए। अभी रात 2:45 पर मैं यहाँ पर लौटा हूँ, हिंदुस्तान लौटा हूँ। तब डाली ने बताया मम्मी अस्पताल में है। डाली तो आ सकती थी, नरोत्तम जी ने बहू की तरफ देखते हुए संकोच के साथ कहा। ठीक है बेटा, अगर बेटा बहू तो आ सकती थी, उसे तो पता था, तो इस तरह से बहू के बारे में कहने लगा। तब देखिए कहने लगे, शायद डाली ने उनके मन की बात सुन ली। डाली यहाँ पर कौन, बहू का नाम है डॉली। तो उसने कहा, देखिए पापा कार गैरेज गई हुई थी, कार ख़राब हो गई थी तो वो गैरेज गई हुई थी, और मैं अपनी परेशान हुई कि पूछिए मत, इतना परेशान हुई, क्या कर सकती थी, मैं आ नहीं पाई क्योंकि कार गैरेज गई हुई थी, तो मुझे तो बहुत परेशानी हुई पापा। कहने को दिल्ली इतनी पास है, पर टैक्सी वाला तैयार ही नहीं होता गाज़ियाबाद आने के लिए। तो गाज़ियाबाद में तो तुम हो, लेकिन वहाँ से यहाँ पर आने के लिए वो टैक्सी वाला कोई आता ही नहीं। डाली ने एक उत्तर यहाँ पर सफाई देती है। सब ने अपनी अपनी तरह से बेहोश माँ को प्यार किया। विस्मय ने माँ का थकिया ठीक करते हुए कहा, पापा मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, देख लेना, आप चिंता मत करिए पापा, माँ बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। विदेश में तो एक लड़की 23 साल बाद कोमा से एकदम भली भांति होकर निकली, तो उसकी कार एक्सीडेंट हुआ था माँ। देखिए यहाँ पर एक कहानी बताता है कौन, विस्मय अपने पिताजी से कहने लगा, अरे पिताजी जब मैं विदेश में था तो वहाँ की एक घटना मैं बताता हूँ। एक स्त्री, एक लड़की, ये कार एक्सीडेंट होने के कारण 23 साल के बाद उसने कोमा से एकदम भली भांति ठीक होकर आई थी। नरोत्तम जी का पोर पोर थकान से बेजान हो रहा था। डाली ने उनके लिए संतरा छिलकर दिया, तो उन्होंने लगा उन्हें भी सेवा और आराम की ज़रूरत है। ये बात सुनते ही, क्योंकि 23 साल बाद ठीक तो हो गई, लेकिन 23 साल की बात सुनते ही वे थक गए। काश कहीं मेरी पत्नी भी इतने साल लेना, क्या मैं इतने साल इसकी सेवा करूं, सोचकर ये एकदम परेशान होते हैं। उतने में डाली बहू कुछ संतरा यानी कि ऑरेंज छिलकर उसे देती हैं, तो उसे खाते हुए सोचता है शायद मुझे भी बहुत थकावट हुई है, शायद कोई भी मेरा भी कोई सेवा करने वाला होता। दोनों पोते स्वागत और प्रतीक, देखिए पोतों के नाम हैं, ये विस्मय के 2 बेटों का नाम है, एक का नाम है स्वागत और दूसरे का नाम है प्रतीक। ये कुछ देर दादी के बिस्तर के पास खड़े रहे। जब उनकी आवाज़ में से भी दादी नहीं जगी तो वे नाटी को लेकर बाहर निकल गए। नाटी कौन, उनका पालता एक कुत्ते का नाम है, तो उस कुत्ते के बच्चे को लेकर वे वहाँ से बाहर खिलाने के लिए फौरन भागे हुए बाहर निकल जाते हैं। नरोत्तम जी
खिड़की से बाहर बच्चों को नाटी के साथ खेलते देखते रहे। फिर वे बताने लगे कैसे माँ का स्वास्थ्य पिछले कई महीनों से लष्टम पष्टम तो चल ही रहा था। आधी रात में जब उसे उन्होंने पेशाब करने उठी तो बाथरूम में फिसल पड़ी। अभी बेटा और बहू को एक कहानी सुना रहे हैं, कैसे उस दिन की क्या घटना हुई। वो एक आधी रात का समय, शायद उसे पेशाब आया हो टॉयलेट करने के लिए। जब वे बाहर निकली तो शायद उस अंधेरी रात में कहीं पैर फिसल कर वे बाथरूम में एकदम गिर गई। तो कहानी बता रहा है, देखिए उतने में बेटा, पापा जब अम्मी इतनी कमज़ोर थी तो उनके बिस्तर के पास कमोड क्यों नहीं रखवा दिया आपने, डॉली ने कहा। देखिए उतने में अरे उनके अगर वो कमज़ोर थी तो उठकर बाहर नहीं जा सकती थी, तो आपने एक कामोड यानी कि वहीं पर जो एक बीमार लोग होते हैं, जब वे बाहर निकलने के लिए जाने के लिए उनको हाथ से नहीं हो सकता, तो उन ऐसे लोगों के लिए वहीं पर या पेशाब या कुछ करने के लिए एक वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है जिसे यहाँ पर कामोड कहा गया है। तो उसे क्यों नहीं वहाँ पर नहीं दिया। इसे देखिए उन्होंने पिताजी कहने लगे, कौन, नरोत्तम साहब, अरे बेटी बहू उसे बहुत गंदा लगता है, क्या करूं, पुरानी आदतें ही बदली नहीं जाती। आप भी तो ज़िद्दी टाइप हैं, आदत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़रूरत होती है पापा। विस्मय ने कहा, अरे पिताजी आप भी क्या देखिए ज़िद्दी हैं, अगर लाकर दे तो क्या जाता आपका। यहाँ पर गंदगी से ज़्यादा क्या है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट ज़रूरत थी, अगर ज़रूरत थी तो लाकर दे देते आप। तो देखिए उसके बाद नरोत्तम जी को अपनी गलती महसूस हुई। वे बेटे के सामने अपने को नगाड़ी और पुराना पा रहे थे। ये तो वे भी अपने समय में उच्छादबस्त अधिकारी रहे थे और अपने दफ्तर के शहंशाह थे, लेकिन बेटे ने अपनी कंपनी में कुल 7 साल में इतना तरक्की कर ली थी कि उसने न सिर्फ पिता को बल्कि अपने साथियों को भी बहुत पीछे छोड़ दिया था। देखिए जब बेटा पिताजी को समझा रहा था नरोत्तम सहाय को, उन्होंने सोचा अरे मैं भी कभी ना कभी एक दिन बहुत बड़ा ऑफिसर था, अधिकारी था, लेकिन चलो बेटा मेरे से और कहीं तरक्की की और बड़ा है। उसके साथी जितने भी थे उन सभी को पीछे छोड़कर ये इतनी उन्नति की ओर बढ़ा है। तो उससे अपने बेटे के प्रति नरोत्तम सहाय बहुत खुश होते हैं कि ये आगे बढ़ रहा है। आए दिन उसका देश परदेश का दौरा रहता है। देखिए आजकल बेटा देश में कम बस दूसरे देशों में घूमा करता है। महज 30 साल की उम्र में उसके व्यक्तित्व में गजब का आत्मविश्वास था। देखिए क्या आत्मविश्वास है, 30 साल ही हैं, आज इतना बड़ा हुआ है, तो चलो बेटे से तो मुझे खुश होना ही चाहिए। बेटे को देख देख कर नरोत्तम जी की व्यग्रता शब्द ढूंढ रही थी। बेटा खड़ा था, बेटे को देख रहे थे, फिर धीरे से कुछ व्यग्रता से कुछ शब्द उनसे कहने लगे। कभी वे डॉक्टरों के पर्चे दिखाने लगते, कभी दवाओं की शीशियों को। अरे बेटा देख डॉक्टरों के पर्चियाँ, बिल्स देखिए क्या क्या लिख कर दिए हैं, कितने कितने टैबलेटों के बिल्स हुए हैं, और देखिए इतने सारे शीशियों को मैंने लाकर भी दिया है, दवाइयों को भी दिखाता है। तब देखिए कहने लगे, पापा कोमा पेशेंट के साथ सबसे अच्छी बात यह होती है कि हर मिनट की देखभाल नहीं करनी पड़ती। डॉक्टर क्या कहते हैं, कब तक होश में आ सकती है माँ। अरे पिताजी समय समय पर यहाँ पर रहकर उसकी देखभाल करना
तो ठीक है, लेकिन ये कोमा में है तो ज़रूरत नहीं है हर मिनट भी यहाँ पर रहना। चलो आखिर डॉक्टरों ने क्या कहा है माँ के बारे में। कहते हैं कभी भी होश आ सकती है। आप ऐसा कीजिए, अलग से एक नर्स रख लीजिए। आप पर बहुत स्ट्रेन है 24 घंटों का। देखिए आप 24 घंटे यहाँ पर माँ के पास बैठे रहना, आप स्ट्रेन हो जाएंगे। ये काम कीजिए पापा, एक नर्स को अपॉइंट कर लीजिए यहाँ पर देखभाल करने के लिए। डाली ने कहा पापा फिर तो आप घर जाकर रिलैक्स भी कर सकते हैं। देखिए कोमा पेशेंट के लिए 24 घंटे यहाँ पर रहने से अच्छा है कि आप भी कुछ समय के लिए घर जाकर आराम कर कर आ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। तब तक तो समय पर देखने के लिए नर्स तो रहेगी। अकेला घर मुझे काटने को दौड़ता है बेटी। अरे बेटी, इस घर में रहने से अच्छा है कि मैं घर में जाकर क्या करूं। इतना अकेला हो जाता हूं कि मुझे घर काटने लगता है। मैं कैसे यहाँ पर रह सकता हूँ बेटी। तो फिर उसने कहा तो फिर क्या करूं, मेरी तो अकल हैरान है। आज मेरी अकल हैरान है, मुझे कुछ करने के लिए नहीं हो रहा है। 15 दिन से बस मैं हूँ और इसका बिस्तर है। 15 दिन से यहाँ पर ऐसा बैठा हूँ, बस बिस्तर से बातें करता हूँ, बिस्तर के पास बैठता हूँ, पता नहीं क्या क्या सोचा करता हूँ। तो ये हालत हो गई है बेटी मेरी। रात में भी ठीक से सो नहीं पाता, कहीं यह गिर ना पड़े। अगर मैं सो गया तो कहीं ये बिस्तर से नीचे ना गिर जाए, इसलिए मैं रात में भी ठीक से नहीं सो पा रहा हूँ। बिस्तर ऊंचा है ना, देखिए बिस्तर इतना ऊंचा है बेटी, और यह बीच बीच में चौंकती भी रहती है। कभी कभी बीच में एकदम चौंक जाती है तो विस्सू विस्सू पुकारती है। तो उस समय तो मुझे इसे तसल्ली देना ही पड़ेगा। तो इस तरह से अपनी बहू नाटी को ये सभी बातें वे सुनाने लगता है। देखिए फिर डाली ने बिस्तर का मुआयना किया। देखती है बिस्तर हाँ कुछ ऊंचाई पर है, देखती है बिस्तर को ठीक ठीक से। कहती है ऐसा कीजिए पापा, एक तरफ बिस्तर दीवार से सटा दीजिए, दूसरी तरफ शरीर के साथ शौक में नहीं जाता ना। अरे पिताजी ये काम कीजिए, ऐसा कीजिए पिताजी कि ज़रूर आप इसे एक तरफ दीवार के पास हटा दीजिए और दूसरी तरफ यह जंगला है, जंगला मतलब एक स्टैंड होता है, उस बिस्तर को उस स्टैंड लगा दीजिए। बस हो गई आपकी परेशानी ख़त्म, आराम से सो सकते हो। नरोत्तम जी इस व्यवस्था पर गौर कर चुके थे, ऑलरेडी उन्होंने उसके बारे में देखा था, लेकिन ये संभव नहीं थी। फिर उन्होंने कहा पर उनकी व्याग्रता की भी बनी थी, वहाँ हवा नहीं लगती ठीक से। फिर दीवार से कोई कीड़ा वीड़ा बिस्तर पर आ गया तो? अरे नहीं बेटी, ये मैंने सोचा था पहले, लेकिन ठीक है अगर मैं दीवार को सटा कर रख कर एक तरफ जांगला लगा दूं तो कहीं इतनी ऊंचाई से शायद ठीक से उसे माँ को हवा भी नहीं जाएगी, और कहीं दीवार से कुछ कीड़ा वगैरह आ गया तो? अब पापा आपको तो लगता है कि परेशानी में मज़ा आने लगा है। अरे पापा आप परेशानी से बहुत मज़ा लेना चाहते हैं। नरोत्तम जी बता रहे थे मंगलवार का दिन था, नहीं इसका ब्लड प्रेशर उस दिन बिल्कुल ठीक था। अरे बेटा उस दिन मंगलवार का समय था, ब्लड प्रेशर एकदम ठीक था। शाम को ही डॉक्टर तुली ने घर आकर देखा, हम दोनों को चक्कर कर गया, हम ठीक थे। या स्लिप ने हुई होती तो आज हम अच्छे भले घर में पर होते। अरे बेटा अगर ये स्लिप ना होकर नीचे ना गिरी होती तो आज हम आराम से अपने घर में होते बेटा।
विस्मय बेचैनी से एक बार माँ को देखा और एक बार पिता को देखता रह गया। मंगल को बड़े चाव से इसने बेसन के लड्डू बनाए थे। फिर कहने लगा, अरे बेटा, उस मंगलवार के दिन, उस शाम में, रात में बेसन के लड्डू बनाए। कहने लगी, बच्चों को बड़े पसंद हैं ये, मेरे हाथ के लड्डू बहुत पसंद होते हैं बच्चे को। थकान उसे तभी आ रही थी। फिर शाम का खाना बनाया, मुझे खिलाया पर खुद नहीं खाया। कहने लगी, मुझे एक प्याला दूध दे दो, मैं बस सो जाऊं। इस तरह से कहा, बेटा मैंने ग्लूकोज मिलाकर ग्लूकोज दी, दूध भी एक गिलास दिया। मैं अकेले बैठा टीवी देखता रहा, यह सो गई बेटा। जब इसने नहीं होते तो इनसे नहीं होते तो इतने झंझट के काम करती क्यों है मम्मी? डाली ने कहा। कि डाली इतने में कहा, अरे पापा, इतने झंझट के काम अगर इसके हाथ से नहीं होता तो इसने क्यों किया पापा? ये सभी क्यों करती है ये? इस तरह से डाली ने नरोत्तम सहाय को फिर से प्रश्न करती है। तो विद्यार्थियों, आज हम पेज नंबर 11 में ही इस पाठ को समाप्त करेंगे। तो अगली जो कहानी है तो नेक्स्ट और एक क्लास में हम इसकी चर्चा करेंगे। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।